सभी प्यारे साथियों को जय हिंद। मैं नागेश कुमार सिंह आप सभी प्यारे साथियों का डीएल एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी प्यारे साथी एकदम अच्छे एकदम बेहतरीन होंगे। सभी प्यारे साथी ध्यान देंगे, हम इलेक्ट्रिकल के सेकेंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास लेकर के आ गए हैं। यानी इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनको एक ट्रेड बुक पढ़ना है, जिस ट्रेड बुक का नाम है आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आप सभी लोग अपने ट्रेड बुक का सबसे पहले नाम जान लीजिए कि हमारे ट्रेड बुक का नाम क्या है। तो आपके ट्रेड बुक का नाम क्या है? बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। और ये किसको पढ़ना है? तो ये इलेक्ट्रिकल सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट को पढ़ना है। आज से आपकी जो क्लासेस है वो आपकी स्टार्ट हो गई है। हालांकि हमने पिछले दिनों में ही आपको अपडेट कर दिया था कि किस किस दिन कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लाइव चलेंगे, कितने बजे चलेंगे, ये सारी चीजें हमने आपको अपडेट कर दिया था। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं वो फटाफट लाइव क्लास के साथ जुड़ जाए। जिन भी स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे स्टूडेंट चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कभी भी हमारा कोई भी नया वीडियो इलेक्ट्रिकल से संबंधित रिलीज होता है तो उनको सबसे पहले मिले। और इसके लिए आप लोग बेल आइकन भी दबा लें। तो जितने भी प्यारे साथी हैं वो अपने दोस्तों को एक बार सबसे पहले लिंक को शेयर कर देंगे, क्योंकि हम पूरा जो भी आपका है इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई, इलेक्ट्रिकल के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए हमारे यहाँ पर लगातार क्लासेस चलती रहती हैं। फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, थर्ड ईयर की, सबकी क्लासेस चलती रहती हैं। तो इलेक्ट्रिकल के बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस में आपको सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ना है वह है आपका कौन सा चैप्टर भाई? तो उस चैप्टर का नाम है ओवरव्यू ऑफ डीसी सर्किट। यानी कौन सी सर्किट? तो आपको डीसी सर्किट के बारे में पढ़ना है। आप जब जाएंगे तो सप्लाई की जब नेचर को पढ़ेंगे तो सप्लाई का नेचर आपको दो टाइप का मिलेगा। पहला मिलेगा प्रत्यावर्ती और दूसरा मिलेगा दिष्ट धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा जो होगी जिसको हम एसी सप्लाई कहते हैं, और दूसरी जो धारा जो होती है वो डीसी सप्लाई होती है। तो जो फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ना है वो डीसी सर्किट के बारे में पढ़ना है। यानी डीसी सप्लाई पर रिलेटेड जो हमारी सर्किट है उनके बारे में आपको इसके अंतर्गत यानी इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। इसमें कौन कौन से बेसिक पॉइंट आपको पढ़ने हैं जो पिछले भी आप इंटर में या हाई स्कूल में पढ़ते आए होंगे, उन पॉइंट को यहां पर पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बहुत से बच्चों को लगता है आपका कि इसमें कुछ पॉइंट जैसे करंट, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो कुछ ऐसे वर्ड हैं ये वर्ड वो पहले से ही पढ़े होते हैं। तो उनको लगता है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत आसान सब्जेक्ट है। देखो भैया, ये जो इलेक्ट्रिकल का है ना, ये इलेक्ट्रिकल का एक बेस है। सबसे पहले जान लो कि जो बेसिक नाम से ही लग रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लस बेसिक, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पूरा बेस जो निर्भर करता है वो इसी किताब पर निर्भर करता है। और जितने भी प्यारे साथी हैं अगर वो इस किताब को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, इस किताब को बहुत गहराई के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो उनको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में प्रॉब्लम होती रहेगी। क्योंकि कहा गया है कि जिसकी नींव कमजोर हो जाती है उस पर बने हुए पूरे मकान कभी भी ढह सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए, और उसके लिए आपको यह सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो सभी प्यारे साथी इस बात को समझ रहे होंगे जो भी हमने बात आपके सामने रखी है। तो मैंने कहा कि ये वाले जो पॉइंट है जैसे आपका करंट, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर आपका जो ओम्स लॉ है या लिमिटेशन है ओम्स लॉ की, या रजिस्टर है, कैपेसिटर, ये 10th में भी पढ़े हैं, 12th में भी पढ़े हैं, ये सच है। लेकिन यहां पर आप इसको गहराई से पढ़ेंगे, क्योंकि आप जब करंट की परिभाषा पढ़ते हैं तो सीधा कह देते हैं आपका कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन ये सरासर गलत परिभाषाएं होती है। इन सारे जो गलत चीजों को आपने पढ़ा है वो यहां पर हम आपको शुद्ध करके पूरी तरह से प्योरिटी के साथ आपको चीजों को देंगे। तो इसके लिए आप तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और जो भी इलेक्ट्रिकल के आपके प्यारे साथी हैं उनको भी आप सबसे पहले लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहां जो भी क्लासेस चलती हैं वो आपके लिए लाइव क्लासेस मिलती हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की हो, सभी की सभी क्लासेस लाइव क्लासेस होती है। हालांकि हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस होता है, लेकिन हम रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं देते हैं, हम लोग लाइव क्लास ही आपको देना पसंद करते हैं। अगर आगे हम बात करें तो इसमें और क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है रेजिस्टेंस का जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसको भी आपको पढ़ना है। यानी जो सीरीज इन रेजिस्टेंस या पैरेलल इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को सीरीज क्रम में जोड़ना, पैरेलल क्रम में जोड़ना, ये भी आप पहले ही 10th और 12th में पढ़े, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आगे हम बात करें तो जो इसमें दूसरा आएगा, जो इसके दूसरे चैप्टर होंगे, उस दूसरे चैप्टर में आपको क्या मिलेगा? तो देखेंगे ध्यान से, इसके दूसरे चैप्टर में आपको मिलेगा किरचॉफ करंट लॉ। कौन सा भैया?
किरचॉफ करंट लॉ मिलेगा और इसके साथ ही साथ किरचॉफ वोल्टेज लॉ मिलेगा। यानी आपको केसीएल और केवीएल मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? केसीएल और क्या मिलेगा? केवीएल मिलेगा। ये दोनों किरचॉफ के दो लॉ होते हैं जो करंट लॉ और वोल्टेज लॉ पर आधारित होते हैं। तो आपको केसीएल भी पढ़ना है और केवीएल भी पढ़ना है, ये दोनों आपको पढ़ने। और क्या क्या पढ़ना भैया? इसमें पढ़ना है स्टार डेल्टा कनेक्शन का कन्वर्जन, यानी स्टार क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ये कनेक्शन जो होते हैं। हालांकि ये कनेक्शन का यूज जो किया जाता है वो अलग अलग वाइंडिंग में किया जाता है। आप जब जाएंगे सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर में आपको वाइंडिंग मिलेगी, तो वाइंडिंग में ये कनेक्शन आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। लेकिन इन कनेक्शन का यूज पहले ही आपको पढ़ना है यहीं पर। किंग जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग भाई। किंग जी अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए लिंक, क्योंकि अभी आपका पहला क्लास है और सिलेबस का क्लास से स्टार्ट हुआ है। तो इसमें क्या है, स्टार और डेल्टा कनेक्शन जो होते हैं, तो सबसे पहले आप स्टार सीखेंगे, डेल्टा सीखेंगे और फिर स्टार से कैसे डेल्टा में और डेल्टा से कैसे स्टार में कन्वर्जन करते हैं, ये भी इस चैप्टर के अंतर्गत आप सीखेंगे। अगर हम आगे बात करें तो जो हमारा अगला चैप्टर होगा डीसी सर्किट के बाद, जो हमारा अगला चैप्टर होगा वो होगा आपका कौन सा? तो वो होगा डीसी सर्किट के थ्योरम पर आधारित, यानी डीसी सर्किट थ्योरम, जिस चैप्टर को कहा गया है डीसी सर्किट थ्योरम। देखो भाई, हमने हर साल हम बच्चों को पढ़ाते हैं और हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाते हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो ऐसी चीजें होती है जो एग्जाम में आ सकती हैं, उन्हीं चीजों को पढ़ाया जाता है। उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि आपको उसी से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, आपको बाहर कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप जो भी हमारा पढ़ाया हुआ पढ़ के जा रहे हैं तो आपको परेशान होने की कहीं जरूरत नहीं है। आप लोगों को जो भी चीजें पढ़ाएगी बस उतना ही पढ़ के एग्जाम में जाइए, आप 50 में 50 करके आएंगे, ये भी हमारा दावा रहता है। चलिए भाई, दिनेश जी जुड़ गए हैं, मंजीत यादव जी जुड़ गए हैं। चलिए भाई, सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। आगे हम चलते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये जो हमारा चैप्टर है डीसी सर्किट थ्योरम का जो चैप्टर है, इसमें आपको थ्योरम पढ़ने हैं। कौन कौन से थ्योरम? जैसे आप कुछ थ्योरम को इंटर में भी पढ़े होंगे, जैसे केसीएल केवीएल को तो आपने पढ़ा था, उसके साथ ही साथ सुपरपोजिशन हो सकता है आपको मिला हो, या नॉर्टन हो सकता है। तो ऐसे कई थ्योरम होते हैं जो आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो यहां पर पहला है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, नॉर्टन थ्योरम और इसी तरह से थेवेनिन थ्योरम। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके, ये आपको सारे के सारे थ्योरम क्या करने हैं? पढ़ने हैं। अब इन थ्योरम को जब आप पढ़ेंगे, इन थ्योरम को पढ़ाया क्यों जाता है? तो उसकी बेसिक पॉइंट होती है कि जब किसी डीसी सर्किट को एनालिसिस किया जाता है, जब किसी डीसी सर्किट को सॉल्व करने की आवश्यकता होती है और वो सर्किट जटिल होती है, तो उस जटिल सर्किट को और आसान बनाने के लिए हम इन थ्योरम का यूज करते हैं। तो जो हमारी डीसी सर्किट, यानी जो हमारी अलग अलग टाइप की सर्किट होती है जो बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, तो उसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सरल करने के लिए और आसान करने के लिए हम इन सभी थ्योरम का यूज करते हैं, जो कि कहां पढ़ना है आपको? आपके डीसी सर्किट के दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ना है। चलिए भाई, आगे हम बात करते हैं और क्या क्या आपको पढ़ने हैं। तो और पढ़ना है वोल्टेज एंड करंट सोर्स, ये भी आपको पढ़ना है। वोल्टेज सोर्स क्या होता है, करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में कैसे बदल सकते हैं, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कैसे बदल सकते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं। और इससे बहुत ही ज्यादा थ्योरम से, चाहे इससे एसएससी जेईई में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी जेईई में अगर कहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो सबसे ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्योंकि बेसिक से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी सर्किट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी ये आप पढ़ रहे हैं वोल्टेज एंड करंट लॉ, या जो आप पढ़ रहे हैं पीछे आपका डीसी सर्किट थ्योरम, इसी से सबसे ज्यादा एसएससी जेईई में भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो जितने भी प्यारे साथी हैं वो सभी प्यारे साथी एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दे, ताकि सभी प्यारे साथी जब भी इस वीडियो को देखें, अगर लाइक ज्यादा होगा तो उनको पसंद भी आएगा। तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करना मत भूलिए। चलिए भाई, विकास कुमार सिंह भी जुड़ गए हैं। सर सीडीआर वीडीआर, जी जी बिल्कुल, करंट डिवाइडर की बात कर रहे हैं और वोल्टेज डिवाइडर की बात कर रहे हैं। जी जी, चलो हम बात कर रहे थे क्या, हमने आपको जैसा बताया वोल्टेज सोर्स, सिंबल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और उसके बाद उसी तरह से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल एंड प्रैक्टिकल सोर्स। तो वही हमने बात किया ना कि यहां पर हमने वो भी बोला वोल्टेज सोर्स में हमने बोला आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, तो उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहा है। उसी तरह से करंट सोर्स की बात कर रहा है और करंट सोर्स में भी क्या कर रहा है, आइडियल और प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात कर रहा है। तो ये सारे जो आपको पॉइंट पढ़ाएंगे आप एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको आज नहीं, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, थर्ड ईयर में जाएंगे या पास आउट होकर के जब आगे जाएंगे, तब आपको पता चलेगा इन चीजों का एक्चुअल मतलब या इन चीजों का एक्चुअल यूज आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने वहां पे पढ़ा था तो अब मुझे ये
ज्यादा चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये मैंने बेसिक पढ़ा था, इस वजह से ज्यादा चीजें समझ में आ रही है। बहुत से बच्चे बेसिक को हल्के में लेकर के पढ़ते नहीं है, और न पढ़ने की वजह से वो क्या होते हैं भैया, उनका जो आगे का पूरा होता है इलेक्ट्रिकल का जो भी ट्रेड बुक है वो उनके लिए थोड़ी सी कठिन हो जाती है, थोड़ी सी उनमें जटिलता आ जाती है। चलिए आगे हम बात करते हैं अपने अगले चैप्टर पर। तो अगला चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको इंटर में भी मिला होगा, इंटर में भी आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, तो ये मैग्नेट पर पूरा आधारित है, नाम से लग रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी मैग्नेट पर पूरा आधारित आपका है विश्लेषण। और इसमें क्या क्या आएगा, हनी सिंह गुड इवनिंग भाई। इसमें क्या क्या आएगा, तो पहला आएगा आपका कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा कैसे होता है, इसके बारे में क्या करेंगे भाई, इसके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ क्या होगा, प्रोड्यूस्ड बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, कैसे इलेक्ट्रिकल करंट आपका फ्लो होता है, किसमें, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कैसे करंट फ्लो होता है, और उस करंट की वजह से कैसे उसके चारों तरफ फील्ड का निर्माण होता है, वो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही साथ इसके कुछ बेसिक पॉइंट मिलेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट का क्या मतलब, जैसे अगर कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर में धारा बहती है, तो उस धारा को रोकने के लिए कोई रेजिस्टेंस होता है। वैसे ही जब हमारा किसी भी मैग्नेट से फ्लक्स फ्लो करेगा, तो उस फ्लक्स के मार्ग में भी कोई ना कोई रुकावट डालेगा। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा रिलक्टेंस के बारे में। तो हम किसको पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे अपने रिलक्टेंस के बारे में। और क्या पढ़ेंगे, तो और पढ़ेंगे मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, यानी जो आपका एमएमएफ है, जो फ्लक्स निकल रहा है, उस फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप ईएमएफ पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे ही मैग्नेटिक मोटिव फोर्स होता है आपका। जैसे ईएमएफ वैसे ही एमएमएफ होता है। अगर इसी तरह से हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या पढ़ना है भैया, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में आपको अंतर भी पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट में क्या अंतर होता है। चलिए भाई, प्रिंस जी गुड इवनिंग भाई, दिनेश सिंह गुड इवनिंग। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला क्या है, अगला कह रहा है फैराडेला। फैराडेला आपको पढ़ना है। फैराडेला के बाद क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है। तो फैराडे ने जो सिद्धांत दिया, जैसे आप लोग फैराडे के सिद्धांत को पहले भी पढ़े होंगे, E इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन dt के बारे में। तो फैराडे ने दो प्रिंसिपल दिए थे, उन दोनों प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर फैराडे के सिद्धांत पर आधारित जो भी हमारे डेरिवेशन होंगे, वो डेरिवेशन भी हम कराएंगे आप सभी लोगों को, क्योंकि डेरिवेशन पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। इसके बाद आपको क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यूएशन निकलवाएंगे, वैसे ही म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ का भी हम वैल्यूएशन निकलवाएंगे। और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, इसको भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वहां पर। अगर हम आगे बात करें तो अगला हमारा क्या है, जैसे इसमें दिया भी है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी सेल्फ और म्यूचुअल पर हमें क्या पढ़ने हैं भाई, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी उन पर कुछ हमको क्या करने हैं भाई, न्यूमेरिकल को भी पढ़ना है, स्टडी करना है। आगे हम बात करें तो क्या भाई, कंसेप्ट ऑफ करंट ग्रोथ डी के टाइम, यानी जब हमारा कोई इंडक्टर होगा, उस इंडक्टर को सप्लाई देंगे, तो सप्लाई देने पर करंट की वैल्यू जो बढ़ रही है, जब सप्लाई को समाप्त कर देंगे तो जो करंट का जो डायग्राम होगा वो घटते हुए फॉर्म में कैसा मिलेगा, तो वही हमारा जो है ग्राफ वो यहां पर इस कंसेप्ट के अंतर्गत खींचा जाएगा। अगर हम अगले की बात करें, जो अगला है हमारा वो क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, यानी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है, अब वो बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि जो प्रेरक होता है, प्रेरक होता क्या है। तो हम आपको बताएंगे कि प्रेरक क्या होता है, उसको समझाएंगे कि जब किसी कंडक्टर को नंगे चालक के रूप में बना करके उसके ऊपर हल्के से इंसुलेशन को लगा करके उसे फेरेनुमा लपेट दिया जाता है, या फिर नंगे चालक को फेरेनुमा लपेट दिया जाता है, तो वो एक इंडक्टर के रूप में बिहेव करने लगता है। और इंडक्टर के रूप में बिहेव करने लगता है तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यूएशन क्या होती है वो हम आपको निकलवाएंगे। उसी तरह से अगला पॉइंट जो है हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है और इंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आपको पढ़ना है कि एक से अधिक इंडक्टर सीरीज में जोड़ दिए जाए, एक से अधिक इंडक्टर पैरेलल में जोड़ दिया जाए। जैसे एक से अधिक रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ते थे, एक से अधिक रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ते थे, वैसे इंडक्टर को सीरीज और पैरेलल में जोड़ करके उनकी वैल्यूएशन को आप ज्ञात करेंगे। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें तो जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह है आपका, नेक्स्ट चैप्टर वो है बैटरी। ये आपको बैटरी भी पढ़नी। हम आपको लास्ट टाइम में बताएंगे भी कि कितने
चैप्टर से, किस किस चैप्टर से कितने कितने नंबर का आपसे पूछा जाता है, ये सारी चीजें भी हम आपको डिक्लेयर करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए। और जो भी प्यारे साथी है, जिन भी प्यारे साथियों को लिंक नहीं मिल पाया है, आप सबसे पहले काम करिए कि ये तो सिलेबस का क्लास है, ज्यादा कुछ छूटेगा नहीं, आप लिंक को सबसे पहले शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को पता चल सके कि उनके बेसिक की क्लास स्टार्ट हो गई। ये काम तो सबसे पहला आप लोग कर लीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा कम्युनिटी होगी और जितनी आपको फैक्चुअल चीजें यहां पर मिलेंगी, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सभी दोस्तों तक पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि जब हम आपको अच्छी चीजें दे रहे हैं, सब कुछ अच्छा दे रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने टीचर को प्रमोट करने के लिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। बैटरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो कह रहा है बेसिक आइडिया ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल। तो बैटरी का जो निर्माण होता है वो सेल के द्वारा ही होता है। तो इसमें कह रहा है प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है। तो प्राइमरी सेल या सेकेंडरी सेल के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिलेगा चार्जेबल और रिचार्जेबल बैटरी के बारे में, और नॉन रिचार्जेबल की बैटरी के बारे में आपको मिलेगा। तो जैसे प्राइमरी बैटरी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, इसी में आपको उनकी जब अंदर आप पढ़ेंगे, खंडन उसका पढ़ेंगे, तो उसमें चार्जेबल और रिचार्जेबल के बारे में भी आप पढ़ेंगे। आगे हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़ना है किसका, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड प्रिंसिपल पढ़ना है किसका, लेड एसिड बैटरी का, यानी एसिड बैटरी का और बेस बैटरी का, यानी अम्लीय बैटरी का और क्षारीय बैटरी का। क्या पढ़ना है आपको, तो उनका पढ़ना है, आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, उनकी वर्किंग पढ़नी है और उनके प्रिंसिपल को पढ़ना है। तो इसमें दिया भी है लेड एसिड बैटरी और निकिल कैडमियम की बैटरी, जिसमें एक और बैटरी को दे दिया है गया है सिल्वर ऑक्साइड बैटरी। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी का भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीजों को आपको कंस्ट्रक्शन और उनकी वर्किंग के बारे में पढ़ना है। अगर आगे हम बात करें तो कह रहा है चार्जिंग मेथड यूज इन लेड एसिड बैटरी, यानी लेड एसिड बैटरी के लिए हम कौन कौन से चार्जिंग मेथड का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। अगर आगे हम बात करें तो कह रहा है केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी, लेड एसिड बैटरी का केयर और मेंटेनेंस, लेड एसिड बैटरी का अनुरक्षण और मरम्मत आपको पढ़ना है। इसके बाद क्या पढ़ना है, तो कह रहा सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरी, बैटरी का सीरीज कनेक्शन और बैटरी को पैरेलल में जोड़ा जाए तो क्या होगा, बैटरी को क्यों सीरीज में जोड़ा जाता है, बैटरी को क्यों पैरेलल में जोड़ा जाता है, कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ती है कि हमें बैटरी को सीरीज में जोड़ना पड़ता है, या कौन सी ऐसी आवश्यकता पड़ती है हमें बैटरी को पैरेलल में जोड़ना पड़ता है। तो ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करें तो जनरल आइडिया ऑफ सोलर सेल, सोलर पैनल एंड दियर एप्लीकेशन। तो सोलर सेल क्या होता है, सोलर पैनल क्या होता है, इनके यूज क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ने हैं। आगे अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू मेंटेनेंस ऑफ फ्री बैटरी, मेंटेनेंस फ्री बैटरी, अनुरक्षण मुक्त बैटरी इसको कहा जाता है हिंदी में। अनुरक्षण मुक्त बैटरी क्या होता है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेलिंग देनी है। चलिए भाई अगले चैप्टर पे हम बात करें तो अगला जो हमारा चैप्टर है वो है आपका एसी फंडामेंटल। एसी फंडामेंटल क्या होता है, एसी फंडामेंटल कहते हैं किसे आपका, देखो भैया ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और इस चैप्टर से आपको 20 नंबर मिनिमम जो होते हैं वो 20 नंबर इस क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको मिलेंगे। 20 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आपको पूछे जाएंगे। और ये चैप्टर बच्चे नहीं पढ़ते, ये बच्चे क्या होता है कि अब देखो शुरू के जो चैप्टर थे वो आपके लिए आसान थे, जब शुरू के चैप्टर आपके लिए आसान हो जाते हैं ना तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं शुरू के चैप्टर पढ़ते ही नहीं, शुरू के चैप्टर पढ़ लेते हैं तो उनको लगता है कि अरे मुझे बाद के चैप्टर तो अपने आप आने लगेंगे, शुरू के चैप्टर आ रहे हैं तो बाद के भी तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन बाद के चैप्टर से सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। यानी एसी फंडामेंटल से ही सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाएगा, मिनिमम 20 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब सोच सकते हो कि एक चैप्टर 20 नंबर दे रहा है तो कितनी बड़ी बात है आपका। और शुरू के जो चैप्टर हैं उनको पढ़ोगे तो किसी से 5 नंबर, किसी से 10 नंबर, किसी से 15 नंबर यही मिलेगा, लेकिन जो लास्ट के चैप्टर हैं उनसे आपको ज्यादा नंबर गेन होते हैं आपका। तो लास्ट वाले चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। लोग क्या करते हैं शुरू के चैप्टर 2-3 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो लगता है कि उनको बाद के चैप्टर मुझसे हो जाएंगे, लेकिन बाद के चैप्टर ही तो कॉम्प्लिकेटेड है, बाद के चैप्टर ही तो आपको ज्यादा जानने हैं, क्योंकि डीसी का आप अपने जीवन में यूज नहीं करते ज्यादा। आप किसका यूज करते हैं, आप पूरी एसी का ही यूज करते हैं अपने जीवन में। आपके अगर घर में कोई भी सप्लाई आती है तो वो एसी सप्लाई ही है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो सबकी सब किस पर वर्क कर रही है, एसी पर वर्क कर रही है। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे तो वो डीसी सर्किट पर वर्क करेगा, डीसी सप्लाई की वहां पर आवश्यकता होगी। सर जी क्लास कब से चलेगी, प्रिंस जी आपकी क्लास की टाइमिंग हमेशा 4 से 5 रहेगी, ये फिक्स है। सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट होंगे उनकी जो क्लास की टाइमिंग है वो 5 से 6 है। अभी थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके क्लास की टाइमिंग फिक्स नहीं की गई। तो हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं, जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी जो ट्रेड बुक होगी, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की कौन सी बुक, ट्रेड बुक जो होगी वो चलेगी आपको शाम को 4 बजे। उनकी ट्रेड बुक का टाइम जो रहेगा वो 4 से 5 रहेगा। अगर हम बात करें कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल, ये किसके लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए।
और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है, यानी सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट है जो फोर्थ सेमेस्टर में गए, ये तो सेकेंड सेमेस्टर के लिए हमने बताया, सेकेंड सेमेस्टर के लिए बताया, और ये हम बता रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर के लिए। फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है इनकी जो ट्रेड बुक चलेगी, इनकी जो ट्रेड बुक चलेगी वो है आपका 5 बजे से 6 बजे तक। अभी ये टाइमिंग उनकी निर्धारित हो गई, ये टाइमिंग अभी निर्धारित हो गई है। अभी टाइमिंग में सेकेंड ईयर के बदलाव हो सकता है, उनका 1 घंटे और टाइम बढ़ सकता है, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है अभी उनके टाइम को लेकर के कोई डिसाइड नहीं किया गया है, उनकी भी टाइमिंग जल्द डिक्लेयर कर दी जाएगी। चलिए भाई आगे हम बात करें तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ने हैं एसी फंडामेंटल में। तो इसमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, यानी जो अल्टरनेटिव क्वांटिटीज हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है कि जो एसी सप्लाई होती है, एसी सप्लाई में जो भी हमारे यूज होने वाले हैं जैसे टर्म है, उन टर्मों के क्या है भाई, उनके क्या कहते हैं, उनके कंसेप्ट, उसमें जो आपके टर्म है वो जो टर्म आएंगे उनके लिए कौन सी क्वांटिटी का यूज किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके साथ ही साथ पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन एसी और डीसी, एसी और डीसी में क्या अंतर है, एसी और डीसी में अंतर आपको पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है, तो उसके बाद कंसेप्ट ऑफ साइकिल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इन छोटी छोटी परिभाषाओं को पढ़ना है। तो ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं यूज की जाती हैं 6.3 नंबर में, जितना भी आरएमएस वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, फॉर्म फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, या एवरेज वैल्यू क्या होती है, ये सब एसी के लिए और डीसी के लिए भी निकाली जाती है। लेकिन यहां पर सिर्फ एसी का पढ़ना है, डीसी का आपको नहीं पढ़ना है। ये किसकी वैल्यू को पढ़ना है, सिर्फ एसी के लिए पढ़ना है। तो ये सारी कैलकुलेशन आपको कराई जाएगी क्योंकि इसमें सारे न्यूमेरिकल टर्म आपको आएंगे। अगर आगे हम बात करें तो कह रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटी फेजर डायग्राम, यानी जो हमारी ये साइनसोइडल क्वांटिटी है, यानी जो ये एसी वाली है, इसके फेजर डायग्राम को अभिव्यक्त करने की बात कर रहा है कि इसके फेजर डायग्राम को कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी इसमें वोल्टेज और करंट मिलेंगे, तो वोल्टेज और करंट का फेजर डायग्राम, अगर वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो तो, वोल्टेज से करंट क्या हो रही हो, लैग कर रही हो तो, या वोल्टेज से करंट लीड कर रही हो तो, ये सारे जो होते हैं ये फेजर डायग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हम समझाएंगे वहां पे। अगर हम आगे बात करें तो इक्वेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म एंड अल्टरनेटिव क्वांटिटी एंड डेरिवेशन, तो इसका आपको डेरिवेशन भी करना है जो अल्टरनेटिव क्वांटिटी है उनके लिए। आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है देखो अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई टू अ प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस। अगर प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस पे अगर हम वोल्टेज को अप्लाई करें तो वोल्टेज को अप्लाई करने पर उसका फेजर डायग्राम क्या होगा, उसका करंट की वैल्यूएशन क्या होगी, इसके पावर की वैल्यूएशन क्या होगी, ये सारे कैलकुलेशन आपको इसमें करने हैं। तो इससे एक क्वेश्चन आपका आता है। अगर आगे हम बात करें तो एसी सर्किट, देखो भैया एसी में मैंने बताया था, एसी फंडामेंटल में ये 20 नंबर मैंने बोला था, एसी फंडामेंटल में जो 20 नंबर मैंने बोला था वो सिर्फ इस चैप्टर का नहीं था, एसी के जितने चैप्टर हैं, जैसे ये एसी फंडामेंटल है तो इसके बाद जो आएगा वो एसी सर्किट है, तो ये भी था, उसी के अंदर इंक्लूड था, ये इंक्लूड है, ये क्या है भैया, ये इंक्लूड है आपका उसी के अंदर। आई बात समझ में? ऐसा मत कहना कि सर ने कहा था बस इसी से 20 नंबर, नहीं भैया, इससे और हमने इससे दोनों को मिला के 20 बोला था, केवल एक से नहीं बोला था। ये चीज मैं डिक्लेयर कर देता हूं आपके लिए, ठीक। आगे मैं बात करूं तो इसमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। उसके बाद पढ़ना है अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इन सीरीज, यानी रेजिस्टेंस और इंडक्टर को अगर सीरीज में जोड़ा जाए तो उसके लिए सारी वैल्यूएशन का कैलकुलेशन करना होगा। उसी तरह से अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई सीरीज एट कैपेसिटेंस, अगर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में जुड़े हों और उन पर अगर सप्लाई वोल्टेज दिया जाए तो उनके पूरे वैल्यूएशन को निकालना है। उसी तरह से इंट्रोडक्शन टू सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस क्या होते हैं, रेजोनेंस की वैल्यू सीरीज में और पैरेलल में आपको कैलकुलेट करनी है। तो इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसी से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसी वाले सिर्फ चैप्टर से, केवल ओनली इस चैप्टर से आपको 15 मिलेंगे, केवल इस चैप्टर से 15, और पिछले वाले चैप्टर से आपको ये वाला जो चैप्टर था, ये वाला चैप्टर, ये 10 नंबर का ये देगा। तो हमने 20 मिनिमम बोला है, मैक्सिमम 20 के बाद 25 30 कुछ भी हो सकता है आपका। आई बात समझ में? और अगर हम लास्ट वाले की बात करें, देखो इसमें और क्या पढ़ना है, पावर इन प्योर रेजिस्टेंस, जो हमने बताया आपको कि पावर निकालना होता है प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटेंस का। पावर इन आरएलसी सर्किट, पावर फैक्टर पढ़ना है, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर फैक्टर पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, सिग्निफिकेशन पढ़ना है, और
क्या पढ़ना है, पावर फैक्टर के बारे में पढ़ना है। यानी जितने टाइप के पावर फैक्टर होते हैं, जैसे पावर फैक्टर आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे, तो उन पावर फैक्टर के बारे में पढ़ना है, कॉस फाई की वैल्यूएशन को। आगे क्या पढ़ना है, डिफिनेशन ऑफ कंडक्टेंस एंड सस्पेक्टेंस और एडमिटेंस इंपीडेंस के बारे में पढ़ना है। और ये वाला जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर, ये 7.7 बना दिया है। ये 7.7 नंबर के चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स होता है, केवल इस वाले पॉइंट से, केवल इस वाले पॉइंट से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, इस वाले क्वेश्चन से। और इसमें क्या है, इसमें सिर्फ यही है पॉलीफेज एसी सिस्टम क्या होता है, यानी बहुकला प्रणाली सिस्टम क्या होता है, बहुकला प्रणाली के बारे में आपको पढ़ना है। और इसमें एडवांटेज ऑफ पॉलीफेज सिस्टम पढ़ना है, पॉलीफेज सिस्टम का लाभ क्या है, उसके साथ ही साथ ओवरव्यू ऑफ सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल फेज सिस्टम और पॉलीफेज सिस्टम में अंतर पढ़ना है। अमित पांडे जी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे गुड इवनिंग है, कोई बात नहीं, पहली बार मिले हैं तो गुड मॉर्निंग भी चलेगा। आगे बात करें तो अगला क्या है, रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वैल्यूएशन ऑफ वोल्टेज, यानी VL और VPH में संबंध पूछ रहा है। VL और VPH में संबंध क्या होता है, इस संबंध को निकालना है। किसके लिए निकालना है, तो कह रहा है स्टार के लिए, कि स्टार में VL और VPH में क्या संबंध होता है। और डेल्टा में भी कह रहा है, डेल्टा में भी VL और VPH में क्या संबंध होता है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। ये इतना होता नहीं है, वहां पर वैल्यूएशन कैलकुलेशन करके निकलवाएंगे तो बताएंगे। उसी तरह से कह रहा है डेल्टा कनेक्शन, फिर कह रहा है एंड दियर फेजर डायग्राम, और इसका फेजर डायग्राम खींचिए। पावर इन पॉलीफेज सर्किट, और पॉलीफेज सर्किट का पावर निकालिए, यानी बहुकला प्रणाली का पावर आपको ज्ञात करना है। तो ये सारी चीजें कहां पढ़नी है, इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़नी है। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारा अगला है वह है वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट, यानी जो अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट होते हैं उन पावर प्लांटों के बारे में पढ़ना है। ये पावर प्लांट हालांकि एक बुक भी है जो कि आपको 4th सेमेस्टर में पढ़नी पड़ती है पावर प्लांट, और यहां पर दिया भी है वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट, अलग अलग पावर टाइप के पावर प्लांट के बारे में। तो कह रहा है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पावर जनरेशन प्रैक्टिस इन थर्मल, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशन। थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट का सिर्फ ब्रीफ आपका क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। और अगर इसी तरह से हम बात करें कि और किसके बारे में बताना है आपको, तो कह रहा है आपका कि कौन सा पावर स्टेशन नियर बाई पावर स्टेशन में बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपोजर, यानी कौन सा पावर प्लांट सबसे अच्छा है उनके बारे में आपको बताना है। आगे अगर हम बात करें तो अगला टॉपिक जो है वो है एलिमेंट्री ब्लॉक डायग्राम एंड एबव मेंटेनेंस पावर स्टेशन। किसी भी पावर स्टेशन के मेंटेनेंस के बारे में भी आपको बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम आपको पावर प्लांट के अंतर्गत ही पढ़ा देंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अगर और कोई, हमें नहीं लगता इसके अलावा कोई और है, तो इतना ही सिलेबस है, 8 चैप्टर है, इससे भी आपको 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन, हालांकि 5 ही नंबर के क्वेश्चन इससे भी आते हैं, तो इससे 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये जो हमारा था इससे भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ये जो हमारा पिछला वाला था इससे 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो 15 5 20 5 25 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अगर हम इससे बात करें तो इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 25 10 35 नंबर के क्वेश्चन, यानी 35 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ 3 चैप्टर से आने हैं। तो भैया क्यों हम ज्यादा परेशान हो, जब 35 नंबर के क्वेश्चन हमारे इधर ही वाले चैप्टर से आने, यानी एसी फंडामेंटल का चैप्टर है, एसी सर्किट का चैप्टर है और एक वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट, और इन्हीं 3 चैप्टर से आपको 35 नंबर मिलेगा। तो क्यों हम ज्यादा परेशान हो, हम ये चैप्टर सबसे ज्यादा पढ़े ना, आई बात समझ में। तो हालांकि हम सब आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर पढ़ाएंगे। बैटरी जो है, इस बैटरी से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो 35 10 आपको 45 हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी आपको 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 45 10 55 हो गया। और इसी तरह से जो ये है इससे 5 नंबर के क्वेश्चन, इससे आपका 55 10 60 हो गया, 60, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 60 10 70, और इससे जो है वो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 70 5 75 नंबर के। टोटल आपको 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर खंड में, आप इस बार एग्जाम दिए होंगे तो आप देखे होंगे हर खंड में एक क्वेश्चन आपको छोड़ना होता है। जब हर खंड में एक क्वेश्चन छोड़ना होता है, तो अगर उस खंड के भी क्वेश्चन को हम मिला लें तो वो 50 नंबर के नहीं क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बल्कि आपसे 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 74 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको उनमें से केवल 50 नंबर के ही क्वेश्चन करने रहते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाते। तो सोचिएगा कहां आप मिस्टेक करते हैं, किस पॉइंट पर आपसे मिस्टेक होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी कीजिए। जो चीजें नहीं समझ में आती है वो लाइव क्लास में पूछते भी रहिए, जिससे आपका नॉलेज ही बढ़ेगा, जिससे आपको फायदा ही होगा। तो इससे सभी प्यारे साथियों को
जय हिंद, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।